बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी आज हमारे रूही के रिपोर्टर और एंकर हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में। सो नाइस ऑफ यू। और इसके साथ ही हसन से जो है बात होगी इनकी बीट से रिलेटेड, क्योंकि क्राइम पे जो है वो शो भी करते हैं और साथ साथ रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो इनसे क्राइम के हवाले से भी बात होगी और आजकल जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी हम लाजमी जो है वो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और मौसम का हाल तो ये बताते रहते हैं। वैसे मौसम आज का जो है वो शदीद गर्मी वाला मौसम है ना, और क्योंकि आपको बादल तो नज़र आ रहे होते हैं लेकिन जो हब्स है और उसकी वजह से बारिशें तो हो ही नहीं रही अभी यहाँ पे मुल्तान में। अगर हम देखें तो उसकी वजह से बहुत शदीद गर्मी जो है वो फील होती है। टेम्परेचर आपका जो है वो तो 30+ है, बट ये है कि फील जो है वो आपका 45 और इस तरह जाता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हसन मजीद बताएंगे हमें मौसम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कह रही हैं। असल में सिर्फ बादल आने या मौसम बेहतर होना बड़ी बात नहीं होती, साथ हल्की हल्की हवा चलते रहना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और ऐसे मौसम ऐसे मौसम में तो हब्स बेसिकली होती इसीलिए कि हवा नहीं चल रही होती। मौसम तो बेहतर होता है, हम ये देख रहे होते हैं कि बादल आए हुए हैं, मौसम बेहतर है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हवा ही नहीं चल रही तो वो फील्स लाइक ऑलमोस्ट 50 के करीब हो रहा होता है, क्योंकि हवा नहीं चल रही होती। वो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है हवा में। आज भी अगर आज की बात करें तो करंटली इस टाइम हवा में ह्यूमिडिटी 70% है। तो आज मुल्तान का मैक्सिमम तकरीबन 40 तक जाने का इम्कान है, मिनिमम 31 रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि आज तो हल्की फुल्की सुबह के टाइम हवा चल रही थी, मौसम बेहतर था, लेकिन जैसे ही दोपहर होगी तो महकमे मौसमियात वाले भी यही कह रहे थे कि आज पूरा दिन तो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, लेकिन शाम में बारिश का इम्कान भी है। तो यानी हल्की हल्की हवा चलती रहे और बारिश के बाद भी हवा चलती रहे तो मौसम खुशगवार होता है। वरना बारिश के बाद जो हब्स होती है, बारिश के बाद तो हब्स ऐसे होती है, फिर बंदा कहते हैं यार बारिश ना ही होती पहले जैसे मौसम था तो ठीक वही था। अच्छा बेहतर था। लेकिन फिर भी आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ऐसे मौसम में जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा करें और इसके साथ साथ जो आपकी डाइट है वो भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं, हम देखते हैं कि आजकल जैसे गैस्ट्रो जो है वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पेट की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो साफ़ पानी यहाँ पर ना मिलने की वजह से जो है यरकान भी, हेपेटाइटिस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि मुल्तान का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ है। तो उस लिहाज से जो है आपने अपनी सेहत का बहुत, सेहत अच्छी होगी तो आप अपने बहुत सारे काम जो हैं वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर सेहत थोड़ी सी भी खराब हो तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। सेहत है तो सब कुछ है। वो कहते हैं जान है तो जहान है। जब आप देखते हैं कि जी आपकी सेहत अच्छी है तो आप सारे काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होती, जब इंसान बिस्तर पर पड़ा हो तो उसे किस चीज़ का क्या इल्म होता है, उसे किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। इसलिए बार बार कहा जाता है, वो मैं आपसे एक थोड़ी सी बात शेयर करता हूँ, 1 मिनट लगेगा बात शेयर करने में। हमारी नानी अम्मा थी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, तो वो उस टाइम हम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, जब भी हम उनसे मिलने जाते थे तो वो हमेशा एक बात करती थी, अल्लाह ताला सेहत दी बादशाही देवे, अल्लाह ताला हाकिम हकीम तो बचावे। छोटे छोटे हम बच्चे थे, हम कहते थे पता नहीं क्या कह रही हैं, हमें ये कहें कि जी खिलौने आए आपके पास, आप सैर करने जाएं, आप मजे करें। लेकिन वो लिटरली आज आकर हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक कहती थी। जब इंसान की सेहत होती है तो सब कुछ होता है। सेहत की बादशाही का मतलब यह है कि आप किसी के जब मोहताज नहीं होते, किसी भी हवाले से। अगर सेहत के हवाले से आप देख लें तो कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिस्तर पर पड़े होते हैं, जो मोहताजी होती है। बस अल्लाह ताला मोहताजी की जिंदगी से बचाएं, अल्लाह ताला हर हवाले से मोहताजी से बचाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। इतना खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। अच्छा, इसके साथ साथ हम थोड़ी क्राइम के हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले जो है हम मैंगो फेस्टिवल के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल हुआ। मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ से जितनी तेज़ी से दरख्त काटे गए हैं आम के, उसके बाद जो है
मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, समझ से वैसे बाहर है, क्या कहना चाहेंगे आप? हसन, बड़ी अच्छी बात है। वो किसी ने बहुत ही अच्छा फिक्रा बोला था, उसने कहा था कातिल के घर में है मकतूल की कुलखानी। यानी उसी ही सोसाइटी में कितने एकड़, कितने मुरब्बों पर मुहित रकबा जो है, वहां पर कितने पुराने दरख्त काटे गए हैं, और उसी ही सोसाइटी में आप अगर आमों की एक ऐसा फेस्टिवल करवा रहे हैं। खैर चलें, वो तो किसी और डायमेंशन में चली जाएगी बात। लेकिन ये जी फेस्टिवल मुल्तान का बहुत अच्छा रहा। लास्ट फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वेरी फर्स्ट डे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इसका इफ्तिताह किया था, इनॉग्रेशन की थी। 3 दिन 3 मुख्तलिफ चीज़ें डिवाइड की गई थी। वेरी फर्स्ट डे ये था कि इनॉग्रेशन थी, उसके साथ ही 2 पोर्शन थे। एक पोर्शन में 200+ वैरायटीज़ मैंगो की वो शो के लिए रखी गई थी, और दूसरे साइड पर इस तरह के बच्चों के लिए इवेंट्स रखे गए थे। वेरी फर्स्ट डे छोटे मोटे इवेंट थे। सेकंड डे बहुत अच्छा था तीनों दिन में से। उसमें आम से मुतल्लिक और रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें बनती हैं, पकवान, वो पेश किए गए थे। सही। सपोज कर लेते हैं उसमें आम से बनी हुई चटनी, आम से बने हुए केक, आम से बने हुए मफिन्स, आम से बनी हुई क्रीम, आम से बनी हुई और चीज़ें, जिसमें बिस्किट्स तक भी थे। यानी बचपन में हम एक टॉफ़ी खाते थे आमरस, वो सिर्फ हमें ऐसे महसूस होता था आम से बनी हुई है। हाँ। और इस तरह से आम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थीं, तमाम चीज़ें, तो वो सारी की सारी दूसरे दिन बनी हुई थी। उसमें बहुत सारे स्टॉल्स थे। ये बेसिकली ये था नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम। उन्होंने सिर्फ जगह ली हुई थी DHA की। DHA के ज़ेरे एहतमाम नहीं था ये नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता 7 सालों से ये करवा रही है, और यहाँ पर ये तीसरा था। सही। यानी 4 साल उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में करवाए हैं, तीसरी आज ये जो इस मरतबा था, ये तीसरा था जो ये DHA में करवा रहे हैं। तो इनका बहुत अच्छा सिलसिला है। उसमें जब गए हम लोग तो हमारे लिए भी काफ़ी सारी न्यू चीज़ें थी, कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपका और मेरा दिल भी करता है हम लोग ट्री प्लांटेशन करें, लेकिन घर छोटे होने की वजह से हम लोग ये कहते हैं चलें यार गली में लगा देते हैं, लेकिन यार गली में आने जाने लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। इस मरतबा जो वेरी यूनिक चीज़ थी वो क्या थी? वेरी यूनिक चीज़ ये थी कि आप एक गमले के अंदर पूरा का पूरा दरख्त लगा सकते हैं। सिर्फ एक छोटे से पॉट के अंदर, ऐसे समझ लें 1 फुट का पॉट है, उसके अंदर आप दरख्त लगाएं और वो पूरा दरख्त की तरह होता है। दरख्त बनता है, दरख्त के साथ ही वो पूरे के पूरे आम होते हैं, और वो उनकी एक सेंसेशन उन्होंने की हुई थी। 2-3 चीज़ों का मिलाप करके उन्होंने एक आम लगाया हुआ था। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे अनवर रटोल होता है छोटा आम, बिल्कुल सेम उसी की तरह का था। मीठा भी उसी तरह, साइज में भी उसी की तरह सेम। लेकिन वो एक यूनिक चीज़ जो थी वो ये थी कि आप अपने घर में 10 पॉट रख लेते हैं, 10 गमले रख लेते हैं, तो वो आपका एक दरख्त नहीं है, वो 10 दरख्त होंगे आपके। सही। उसके लिए अब आपको कोई कच्ची जगह की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी जगह की ज़रूरत नहीं है कि आप और मैं ये कहें कि जी हम लोग जब तक हमारे घरों में बाग नहीं होंगे, प्लॉट नहीं होंगे, तो हम लोग ट्री प्लांटेशन नहीं कर सकते। यानी आप अपने घरों के अंदर भी वो चीज़ रखें, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसी के साथ ही बहुत सारी वैरायटीज़ थी। वो कोई अब तो ये भी आ गया मार्केट में कि पिंक कलर का आम भी है, उसका नाम है शान खुदा आम। पिंक कलर का आम है, वो एक साइड से पिंक, यानी ऐसे समझ लें कि वो 3 रंगों में डिवाइड है। एक पिंक है, एक येलो है और एक ग्रीन है, और वो बिल्कुल आम ही है। बाहर से ऐसे लगता है सख्त सख्त सा आम है, लेकिन वो बड़ा बेहतरीन जायके में, मैंने वहाँ खाकर देखा आउट क्लास उसका जायका, और वो एक चीज़ बहुत यूनिक थी। उसी के साथ ये एक बिल्कुल एप्पल आम था। ये मैं आपको वो वैरायटीज बता रहा हूँ जो आम मार्केट में नहीं है, या है हाँ। भी सही तो आम लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं क्योंकि आप भी हम, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जा सकी, तो जाहिर मेरे लिए भी बड़ा है कि एप्पल आम कौन सा है हाँ। या पिंक आम कौन सा है। बिल्कुल। अच्छा, एक अभी रिसेंटली जो है मेरे ख्याल में एक और आम भी जो है वो मुतारिफ करवाया गया था, जो 3.5 लाख रुपए किलो, कुछ इस तरह, पता नहीं क्या था, 3 लाख रुपए किलो था। अच्छा। और वो इतना महंगा आम जो है वो भी मुतारिफ करवाया गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कह रही हूँ। उसकी असल में वजह यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बड़ी यूनिक सी होती हैं। जैसे अब आप ये देख लें, एप्पल आम है,
तो एप्पल आम सुनते ही हमारे जहन में ये आ रहा है कि सेब की तरह का होगा, वाकई सेब की तरह का था। सारी उसकी शक्ल सेब की तरह है, छोटा सा भी एप्पल जितना, और उसके अंदर वो बता रहे थे कि इसके अंदर कुछ आमों में गुठली होती है, कुछ आमों में गुठली भी नहीं होती। सही। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं, छोटे से आम में वो इतना सा एप्पल मैंगो, पैरेट मैंगो था। फिर एक आम ऐसा था जो तकरीबन 1.5 फुट का आम था, 1.5-1.25 फुट का आम था, वो इतना बड़ा। वो मैंने उससे पूछा ये कितने किलो का है, तो वो कहने लगा ये मिनिमम अगर कोई होता है तो 3 किलो का होता है। यानी आप ऐसे समझ लें तरबूज और आम एक ही बराबर अब आने लग जाएंगे मार्केट में। तो वो एक बड़ा यूनिक सा था। दूसरा दिन ये हो गया। तीसरे दिन वो उन्होंने एंडिंग सेरेमनी करनी थी, तो उसमें उन्होंने वो बच्चों के कोई टेबलोज वगैरह थे, वीसी जो थे उन्होंने खिताब करना था, उसके साथ जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने खिताब करना था। बहरहाल इन शॉर्ट, कट द स्टोरी शॉर्ट, अगर ये देखें कि किस तरह का इवेंट रहा, तो इवेंट बहुत अच्छा था। मुल्तानियों के लिए इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए नहीं जाते, लेकिन इस तरह के अगर हो जाएं तो मुल्तानी बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हैं। यानी तीनों दिन जब मैं वहां पर कवरेज के लिए जाता रहा तो बहुत आउट क्लास थी। यानी किसी एक दिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि फ्लॉप हो रहा है, किसी एक दिन ऐसा फील नहीं हुआ कि यार आज ऑडियंस थोड़ी सी कम है। छोटी उम्र से लेकर बच्चों से लेकर और बड़ी उम्र के लोगों तक, उधेड़ उम्र के लोगों तक, यानी बुजुर्ग तक, तमाम लोग वहां पर आए हुए थे। सही इंजॉय कर रहे थे। वहां पर उन्होंने म्यूजिकल प्रोग्राम भी किया हुआ था शाम में, फिर उन्होंने मुशायरा भी रखा हुआ था आमों के रिलेटेड कि वो ऐसे समझ आम से रिलेटेड ऑन अ लाइटर नोट कह लें आप, या जिस तरह से भी उन्होंने रखा हुआ था। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा इवेंट था। इस तरह के इवेंट्स मैं समझता हूँ मुल्तान में होने चाहिए। मुल्तान के लोग इस तरह के इवेंट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप भी होते हैं। लोग अब आप देखें थोड़ी सी हम लोग भी वैरायटी चाहते हैं कि वो टिपिकल चीज़ों से निकल कर अब हम लोग भी थोड़ी सी वैरायटी की तरफ आना चाहते हैं। इस तरह के इवेंट्स, म्यूजिकल नाइट वहाँ पर थी, मुशायरा, ये तमाम चीज़ें बड़ी कैची सी होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, तो वो हर बंदे को अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरटेनमेंट के वैसे ही हमारे यहाँ मौके बड़े कम होते हैं। जी हाँ। तो फिर इस तरह के जब फेस्टिवल्स होते हैं तो स्पेशली बच्चे, फैमिलीज जो हैं वो जाती हैं ताकि आप थोड़ा सा इंजॉय कर सकें उसको। तो वो फिर साथ साथ म्यूजिक भी आपको अच्छा लग रहा होता है, फिर वो एक अट्रैक्शन तो उन्होंने पैदा करनी होती है। खाली हम कितने देखेंगे। लेकिन अगर वैरायटीज की बात करें, कल ही मैं एक बात कर रही थी क्योंकि यहाँ पे अनवर लटोर जो है वो बहुत ज्यादा सबका फेवरेट होता है। मुल्तान का तो बहुत ज्यादा एक लोग उसकी डिमांड भी करते हैं, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैरायटी जो है वो कम होती जा रही है। अब आपको बड़ा कम उसमें आएगा, चौंसा वगैरह तो आपको मिल ही जाता है। अब दीगर जैसे हम बात करें यहाँ के जितने भी मुल्तान के हवाले से जो आम की वैरायटी है वो बड़ी कम होती जा रही है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अब क्या आप देखें, रहीम यार खान हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, आपका जो है डीजी खान हो गया, इस साइड पे के आपके जो हैं आम आ जाते हैं तो आप उससे लुत्फानंदोज भी हो जाते हैं। लेकिन मुल्तान का क्योंकि हमेशा से स्पेशली इंतजार रहता था, लेकिन वो चीज़ें अब बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जितनी तेजी से दरख्त काटे गए हैं उस तरह तो दरख्त तो नहीं लगाए गए ना दोबारा, ना कहीं इस तरह। जहाँ थोड़े बहुत बचे हुए हैं बस वही लोग जो हैं वो उसको कर रहे हैं। देखो अब शायद आगे जितना कॉलोनीज जितनी तेजी से बढ़ रही हैं तो उतनी तेजी से जो है वो बागात जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक टाइम ऐसा था कि सबसे पहले मुल्तान में मुल्तान का ही आम आता था, और मुल्तान का आम आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब दरख्त कटने की वजह से और सोसाइटीज और कॉलोनीज बनने की वजह से अब मुल्तान का आम बाद में आता है, बाहर के आम पहले आ जाते हैं। अच्छा, सिंध का तो सबसे पहले आ जाता था, और अभी बहुत सारे क्योंकि सिंध का जो आम है उसका जायका जरा डिफरेंट है, वो कोई इतना खास पसंद नहीं आता। लोग खाते तो हैं शौक से, लेकिन यहाँ के मुल्तान के तो फिर टेस्ट ही ना। जाहिर सी बात है, मुल्तान के लोग भी मीठे हैं, मुल्तान के आम भी मीठे हैं, मुल्तान की सब चीजें मीठी हैं। तो लेकिन अब ये है कि आप ये देखें कि जब तक इन सोसाइटीज पर ऐसी जगह पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी कि आइंदा के बाद इस तरह कोई भी सोसाइटी बागात में नहीं काटी जाएगी, तो उस टाइम तक आप देखें कि अब क्लाइमेट चेंज क्यों है। क्लाइमेट चेंज इसी वजह से है कि हम लोग अपने घरों को तरजीह दे रहे हैं बनाने में, हम लोग पुख्ता सड़कों को तो तरजीह दे रहे हैं, लेकिन हम आने वाले वक्त का नहीं सोच रहे कि आने वाले वक्त में क्या होगा। वो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि एक दादा आम का दरख्त लगाता है और वो उसकी बड़े अच्छे से परवरिश करता है,
वो एक आम के दरख्त से 2, 3, 4 काफी ज्यादा आम के दरख्त लगा लेते हैं और एक ही आम के दरख्त से तकरीबन एक एक मन आम उतरता है। लेकिन उसका बेटा अपने बाप की क्या करता है, देखभाल करता है कि जी मेरे बाप ने ये आम का दरख्त लगाया था और मैं इसकी अच्छे तरीके से देखभाल करूंगा। लेकिन उसका जब पोता आता है तो वो कहता है कि मैं अपना शॉर्ट टर्म में मैं अपना प्रॉफिट देखूं किस चीज में है। मेरा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ये है कि मैं एक बहुत अच्छी सोसाइटी बना लूंगा, बहुत सारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो इस चीज को निगेट करता है कि मेरे सिर्फ शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट की वजह से, मेरा शॉर्ट टर्म का ये जो पीरियड है इसकी वजह से इन अ लॉन्ग टर्म मेरे लिए कितने प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। आज जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात की जाए तो आज के दिन कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया कीमतों में। बात करें अगर सब्जियों की, जिसमें अदरक, लहसुन और लीमू जो हैं वो अभी भी महंगे दामों दस्तयाब हैं और कई माह से इनकी कीमत में कमी भी देखने को नहीं मिलती। अदरक 800 में, लहसुन 320 रुपये फी किलो में और लीमू 240 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। और इसी तरह हम बात करें दीगर मौसमी सब्जियों की, जिसमें भिंडी जो है वो 120 रुपये फी किलो में, कद्दू जो है वो भी 120 रुपये फी किलो में, इसके साथ टमाटर जो है वो 60 से 80 रुपये फी किलो के हिसाब से, आलू भी 80 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह मटर जो है वो 320 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। खीरे जो हैं वो 60 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फलों में सबसे पहले आम इन दिनों मुख्तलिफ अक़साम में और मुल्तान शहर में वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। मुल्तान शहर का ही जो है वो ये मशहूर फल है, जिसमें बात करें अनवर रिटोल की 240 रुपये मार्केट के रेट हैं, सरकारी रेट जो हैं वो 178 रुपये हैं। और उसके साथ बात करें अगर दीगर चौंसा जो है वो 200 में और मार्केट के रेट 160 रुपये फी किलो में है। इसी तरह दूसरी अक़साम है जिसमें सिंदड़ी है, मालदा है, देसी आम है, वो 120 से 160 के दरमियान में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो आम की सरकारी और मार्केट की कीमतों में भी एक फ़र्क जो है वो 50 रुपये का बरकरार है। दीगर फलों की बात करें जिसमें अनार जो है वो 320 रुपये फी किलो में, अफगानिस्तान का सुंदर खानी अंगूर 400 रुपये फी किलो में, सेब जो है वो भी 320 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह खुबानी और आलू बुखारा जो है वो 240 से 320 रुपये फी किलो तक, केले 150 से 200 रुपये फी दर्जन के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो मैंगो फेस्टिवल के हवाले से बात होगी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात हो रही है और साथ साथ हम अब आ जाते हैं क्राइम वाले बीट पे कि इस टाइम जो क्राइम की सूरत हाल है वो भी हम देख रहे हैं कि उसकी शरह में इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह इसमें कमी लाई जा सकती है और पुलिस क्या काम अपना जो है वो इस टाइम कर रही है? एक तरफ अगर देखें तो पुलिस वालों के साथ बैठें तो वो कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा बेहतर काम कोई नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अगर आम आवाम में आकर बैठें तो आवाम कहती है, हर दूसरा बंदा कहता है मैं लुट चुका हूँ। रात ही की बात है, हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर हैं जुनेद अनवर, उनसे भी डकैती हो गई है। अच्छा जी हाँ, वो कैसे? मुल्तान पब्लिक रोड पर वो जा रहे थे और 3 गन पॉइंट पर आकर 3 लोगों ने गन पॉइंट पर उनसे तमाम नकदी और उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए हैं। ये रात ही की बात है। अच्छा, तो अब यानी आप ये देखें कि अगर हमारे जैसे लोग ही सेफ नहीं हैं तो फिर पीछे बचता ही क्या है? आम शहरियों की तो बाद में बात आती है ना, लेकिन हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और अगर हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वो उनके साथ इस तरह का हो गया केस। चलें बहरहाल ये अल्लाह ने रहमत की है। बढ़ रहा है ना, ये देखें ना, अभी आप रात को आप महफूज ही नहीं है, सिक्योर ही नहीं है, आप घर जा रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज, आप लोग ना इस हवाले से बहुत ज़्यादा, आप जिस तरह आप कराची के हालात थे ना, लोग घरों से बाहर निकलते हुए डरते थे। अब मुल्तान का भी यही सेम है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके दिल में एक डर और खौफ होता है कि यार अगर मैं रात को 12 बजे 1 बजे अगर घर जा रहा हूँ, अपने ड्यूटी से जा रहा हूँ या कहीं किसी और काम से आप निकले हुए थे बाहर, किसी हॉस्पिटल से आप जा रहे हैं, तो मतलब आपको आगे लूटने वाले तैयार खड़े हैं। आप देखें जी, हर बंदे के साथ खुशी गमी उसके साथ है, मजबूरियां हर बंदे के साथ हैं।
ज़रूरी नहीं होता कि हम ये कहें कि हमारी सिर्फ सुबह के टाइम ड्यूटी है तो शाम के टाइम मैंने घर से बाहर नहीं निकलना। बहुत सारे मौक़ों पर आपको इमरजेंसी केस में भी घर से बाहर निकलना पड़ जाता है। लेकिन ये है कि अब जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान सिर्फ दिन दिहाड़े ही बाहर निकले, लेकिन अब तो दिन दिहाड़े भी बाहर क्या निकलना, दिन दिहाड़े भी कितनी डकैती की वारदातें हो रही हैं। दिन दिहाड़े भी कितने ऐसे लोग हैं जो आराम से जा रहे होते हैं और भरे लोगों के अंदर लुट जाते हैं, चलते रोड पर लुट जाते हैं। कितनी ऐसी सीसीटीवी फुटेज आती है, कितने ऐसे केसेस हैं जो हम लोग ही रिपोर्ट करते हैं, हम लोग ही दिखाते हैं कि गाड़ी तो नहीं लेके गए। नहीं, गाड़ी नहीं लेकर गए, सिर्फ मोबाइल फ़ोन लेकर गए हैं, उनके पास कुछ कैश था वो लेकर गए हैं। ये बात सुनने के बाद मैंने तो अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा किया कि कोई उन्होंने फायर शायर नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, इंसान है, दौरान मज़ाहमत कुछ भी हो जाता है, लेकिन ये है कि अच्छा हो गया है कि ठीक है, अल्लाह ताला ने सेफ एंड साउंड रहे हैं, अल्लाह ताला ने रहमत की है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की क्या कारकर्दगी है। अगर पुलिस ही हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो फिर कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? यानी फिर तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद ही करने लग जाए। हर बंदा या तो अपने साथ गार्ड रखने लग जाए या हर बंदा अपने साथ पिस्टल रखने लग जाए। दो ही ऑप्शन है ना, इसके अलावा तो और कोई। या तीसरा ऑप्शन ये है कि डाकुओं के रहमो करम पर हम लोग रहें, जो कोई आकर हमें रोके लूट कर चला जाए, हम लोग आराम से उसे विदाउट एनी मज़ामत, विदाउट एनी प्रॉब्लम हम उसे हैंड्स अप करके और हम उसे कहें जो कुछ लेकर जाने लेके चला जा। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। इसका मतलब है हम फिर एक मुआशरे में तो नहीं रह रहे, हम तो जंगल में रह रहे हैं जहाँ पर किसी चीज़ का कानूनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जहाँ पर पुलिस को यहाँ पर करना क्या चाहिए? पुलिस को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो अपनी गश्त को बढ़ाएं। मैं बारहा मर्तबा कह चुका हूँ कि एक थाने की हदूद में बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं और एक एसएचओ को और मुतलका थाने को रेगुलर बेस पर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अपडेट हो रही होती हैं कि आपके थाने की हदूद में क्या क्या कुछ हो रहा है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने घर ऐसे हैं जो नए आए हैं, कितने घर ऐसे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। उसके बावजूद भी अगर एक थाना अपने प्रीमिसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल में सवालिया निशान उन थाने के लोगों की कारकर्दगी पर बनता है कि आखिर तमाम वसाइल होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, आखिर इतना डाकू राज क्यों कायम है? आखिर एक थाना अपनी ही हदूद में अगर कंट्रोल करने लग जाए तो हर थाने की हदूद से मामलात स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एज अ सिटीज़न हमारी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि हम भी अगर कोई इलीगल एक्टिविटी किसी की देखें तो हमें पुलिस को उसकी ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस को इत्तला ज़रूर देनी चाहिए। सही देखें। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं हसन, अभी हमने जाना ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात को कंप्लीट कर लेते हैं। हसन जो बात कर रहे थे पुलिस के हवाले से। जी हाँ, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि एक तो सबसे पहले गश्त को बढ़ाया जाए। गश्त को जैसे ही बढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके पास डॉल्फिन भी है, डॉल्फिन भी गश्त करती है। उसके अलावा पुलिस की अपनी नफरी भी होती है स्टेशन की, वो भी गश्त करते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि तमाम चीज़ें मालूम होती हैं पुलिस वालों को भी, तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता है तो यकीनन ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हम, ये तो हो गई एक साइड, अगर हम दूसरी साइड देखते हैं तो नफरी बहुत ज़्यादा कम है। नफरी की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आप ये देखें कि एक थाने के अंदर 50 एहलकार किस तरह से एक थाने की 1.5 लाख की आबादी को कंट्रोल कर सकें। आप मुझे ये बताएं, 50 लोग तो नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर इसे हम मिनिमम पर भी आ जाते हैं तो उनके पास 25,000 की भी एक आबादी हो, एक थाने की हदूद में 25,000 लोग रहते हों, तो 50 लोग कहां से उन्हें कवर कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि नफरी को बढ़ाया जाए, गश्त को बढ़ाया जाए। जैसे ही नफरी बढ़ेगी, गश्त बढ़ेगा, तो ये क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ हम मजीद भी जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मेरी चाय आ गई है। तो हसन, चाय बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन चाय हमारी जो है वो अधूरी है ज़ीरा प्लस के बिना। और ज़ीरा प्लस मेरे साथ भी है और मैं इसके बारे में कहूँगी कि जब ज़ीरा प्लस साथ हो तो चाय का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है ज़ीरा प्लस
का जो जायका है वो बड़ा मुनफरिद है और बड़ा खस्ता है, जो किसी और बिस्किट में जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो है चाय जब साथ हो तो ज़ीरा प्लस जो है वो आपके साथ हो, दोनों का जो है बड़ा एक मज़ेदार कम्बिनेशन बनता है। और इसके साथ जो है अगर आप कि साथ कोई बैठा हो, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, तो आपकी गुफ्तगू जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ज़ीरा प्लस साथ साथ चलता है और चाय भी साथ से चलती है, तो इसलिए ज़ीरा प्लस जो है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही मज़ेदार है। इसका जायका आप लाजमी अपने घर में ट्राई भी करें और अपने दोस्तों के साथ साथ भी। हसन, आपको वैसे ज़ीरा प्लस पसंद है? बिल्कुल पसंद है, चाय के साथ बिस्किट वैसे ही पसंद होता है, लेकिन साथ ज़ीरा प्लस हो तो उसकी तो चाय का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, चाय तो एक बहाना होता है, असल तो गपशप होती है। आपके साथ कोई आपका चाहने वाला बैठा हो, आपके साथ कोई आपका अजीज बैठा हो, बहन भाई बैठे हो, फैमिली बैठी हो, तो उनके साथ चाय पीने का मज़ा दोबाला हो जाता है। आप ये देखेंगे हमारे यहाँ एक रूटीन है कि हम लोग किसी को भी दावत देते हैं तो हम लोग ये नहीं कहते आपकी दावत मेरे यहाँ जूस पर है, ये बोतल पर है, हम हमेशा यही कहते हैं कि चाय पर है, और हम आपको वो चाय पिलाएंगे जिसमें हमारी चाह मिली हुई होगी। अक्सर ये आम रूटीन में यही बातें होती हैं। हाँ, वो फिर ज़ीरा प्लस और चाय जो है वो दोनों का प्लस ज़ीरा प्लस है, ज़ीरा प्लस अपना है, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही हम थोड़ा सा जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उसके जो है हेलमेट के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर कंपेन्स जो हैं वो जारी हैं और अभी तो बहुत सख्ती की जा रही है। पेट्रोल वालों को भी जो पंप हैं, पेट्रोल पंप्स, उनको कहा जा रहा है कि जिनके पास हेलमेट नहीं होगा उनको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये असल में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया था आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से। वो उन्होंने कहा कि आप जितने भी हादसात देखें, तो ये यानी मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव लिया क्यों गया। जितने भी हादसात हैं उसमें सबसे पहले जो इंजरी होती है वो आपकी सर की होती है। यानी अगर आप गिरते हैं तो आपकी और तमाम चीज़ें, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो इतनी स्ट्राइक ज़रूर बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो दोबारा रिकवर हो जाती हैं, लेकिन अगर सर पर आपको थोड़ी सी भी चोट लगती है तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपके पीछे सर के यानी किसी भी हिस्से पर अगर आपको चोट लगती है तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। यादाश्त जा सकती है, पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान माजूर हो सकता है। पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान माजूरी की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान एहतियात करे। तो एहतियात किस चीज़ की जाए? एहतियात की जाए हेलमेट की। ये सबसे पहला इनिशिएटिव आईजी पंजाब ने लिया। आईजी पंजाब ने तमाम जितने भी हमारे पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस के, उन तमाम अफसरान को ये हिदायत जारी की कि आप लोग सख्ती करें कि हेलमेट की पाबंदी ज़रूर की जाए। उससे पहले अगर हम मुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान में तो काफ़ी सारे ऐसे आप ऐसे देखते हैं कि इवेंट्स देखते हैं आप, या काफ़ी सारे ऐसे टाइम्स देखते हैं कि जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस हेलमेट की पाबंदी करवा रही थी। सिटी ट्रैफिक पुलिस, ये तो सख्ती अब हुई है, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत पहले से ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया था कि आप लोग हेलमेट ज़रूर पहना करें। हेलमेट सेफ्टी है इंसान के लिए, सिर्फ आप कानून के डर से नहीं पहने, हेलमेट आप इसलिए पहने कि अपनी सेफ्टी के लिए आप लोग पहने। अच्छा, अब उसके बाद सख्ती होती है, सख्ती के बाद मुल्तान में भी सख्ती स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही सख्ती होती है, CTO राव नईम शाहिद वो वैसे भी आपको हमेशा सड़कों पर ही नज़र आते हैं। वो हमेशा ट्रैफिक की रवानी बेहतर करते हुए आपको नज़र आते हैं और आवाम के फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम करते हुए नज़र आते हैं। अब उसमें क्या होता है, सख्ती होने के बाद DC ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि 15 जुलाई के बाद किसी मोटरसाइकिल सवार जो बगैर हेलमेट के होगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। उस दिन आप यकीन करें, यही खान प्लाजा चौक पर CTO ने खुद खड़े होकर चालान किए हैं। CTO ने खुद खड़े होकर मोटरसाइकिल वालों को रोका जिनके पास हेलमेट नहीं था, और उन्हें ये बात समझाई है कि यार आप हेलमेट कानून के डर से ना पहने, आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहने। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सोचें कि घर का एक कमाने वाला है और वो कमाने के लिए जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है और वो बेचारा पूरी ज़िंदगी माजूर हो जाता है सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से। तो ये ज़्यादा आपको बेहतर है, या ये बेहतर है कि आप 800, 1000, 1200, 1500 खर्च करके एक हेलमेट ले लें? बिल्कुल ऐसे। ये कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अहमद है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हेलमेट हम पहनेंगे, ज़्यादा गर्मी तो लगेगी हमें।
लेकिन गर्मी के साथ साथ आपकी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। फिर और कुछ पहन लेते हैं जी। अच्छा, हेलमेट की जगह शॉपर आप पहनना चाह रहे हैं, क्या पहनना चाह रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, लोग भी कमाल करते हैं, वैसे गर्मी का मौसम है, लोग गर्मी से कहते हैं डर के हम जो है ना हेलमेट ना पहने। लेकिन हेलमेट जरूरी है, क्या करें। उनकी कुछ हद तक बात ठीक भी है, वो ठीक कह रहे हैं, गर्मियों के मौसम में हेलमेट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। लेकिन आप ये देखें कि हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी है। देखें, आपने बाहर निकलना है कितनी देर के लिए, आपने बाइक चलानी है 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आपने ऑफिस से घर आना है, घर से ऑफिस जाना है, या आपने किसी भी मार्केट में, करीबी मार्केट में काम के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए ही जाना है ना, कोई इतनी देर का सफ़र तो नहीं है। लेकिन आप ये देखें लॉन्ग टर्म उसके कितने फ़वाइद हैं। मैं आपसे अभी ये गुजारिश कर रहा था, एक हमारे रिलेटिव्स थे हमारे अपने, वो जॉब करते थे, मुल्तान उनकी रिहाइश थी, जॉब करते थे वो शुजाबाद, तो उनका रेगुलर बेस पर मोटरसाइकिल पर आना जाना था। बहुत से लोगों ने उन्हें कहा कि आप ना हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, तो उन्होंने बात आई गई कर दी। आप यकीन करें, उनका एक मरतबा एक्सीडेंट हुआ तो वो उन्हें थोड़ी सी चोटें छोटें आईं, तो लोगों ने फिर समझाया, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला ने आपको रखा है, आप हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दें। वो उन्होंने फिर भी बात को आई गई कर दिया। यकीन करें, उनका एक्सीडेंट हुआ ट्रॉलर के साथ और उनकी मौके पर डेथ हो गई थी। सर वाली उनकी चोट लगी थी और उनकी मौके पर डेथ हो गई थी। और जब रेस्क्यू वाले उनकी लाश उठाने आए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, उन्होंने कहा कि अगर इस शख्स ने हेलमेट किया हुआ होता तो ये इतना एक्सट्रीम लेवल तक आपको ना देखना पड़ता। तो ये मैं आपको अपने रिलेटिव की बात बता रहा हूँ। वही ना, आपकी सेहत, आपकी सेफ्टी जो है वो सबसे पहले होती है। अच्छा, अभी जो हमारी ई कंपेन्स चलाई जाती हैं, इनका मकसद भी अवेयरनेस के हवाले से यही होता है कि आप अपना ख्याल रखें। अच्छा, आपके साथ, क्योंकि आप जब बाइक पे होते हैं तो मैं समझती हूँ बाइक तो बहुत आराम से चलाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा रिवाज कम है। हमारे यहाँ बाइक जो है हमेशा तेज़ चलाई जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो चाहे फैमिली भी साथ बैठी हुई होती है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बच्चे बिठाए हुए होते हैं, साथ में जो है वाइफ होती है, 3-4 बच्चे होते हैं, और बाइक इतनी तेज़ी से चलाई जा रही होती है कि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं होता कि फ्रंट पे आपके बच्चे बैठे होते हैं, और आपका सबसे पहले जो अगर नुकसान होगा वो आपके बच्चों को भी तकलीफ हो सकती है, और उसके बाद आपकी पूरी फैमिली जो है वो उससे सफ़र कर रही होती है। तो ये बड़ी चीज़ें जो हैं वो ध्यान करना चाहिए इंसान को कि आपने अपने साथ साथ अपने जो आपके साथ इर्द गिर्द आपके साथ लोग हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल, इंसान अपने लिए नहीं करता बहुत सारे काम, इंसान को अपने साथ जुड़े रिश्तों के लिए करने पड़ते हैं। आप ये देखें कि अभी ये कह रहे थे गर्मी लगती है, तो आप ये देखें कि अगर एक ही बंदा कमाने वाला हो तो उसे थोड़ी देर की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े, सिर्फ अपने लिए नहीं। वो ये देखे कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में वालिद हैं, मेरे घर में वालिद हैं, मैंने कितने लोगों की कफालत है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म का ये देख रहे हैं कि मुझे गर्मी लगती है, मुझे पसीना आता है, तो अगर इन्हें। अच्छा, यही लोग जो है ना, सर आपकी बात काट रही हूँ, हम लोग बाहर जब जाते हैं ना तो हम बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। जी हाँ। अच्छा, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो सख्ती भी है कि अगर आपने इस लेन को क्रॉस नहीं करना, आपने इस स्पीड से ज़्यादा आपने जो है वो स्पीड नहीं बढ़ानी, आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे या आपको खुद को नुकसान पहुंचे। तो हम बाहर जाकर बहुत ध्यान से गाड़ी भी चलाते हैं, ख्याल भी रखते हैं, हर रूल को फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। हम कहते हैं यार ये अगर कानून बना दिया है या ये अगर रूल बना दिया गया है तो इसका क्या हमें फायदा होगा, या हमें इसके क्या उसकी वजह है ना, बाहर हमें ये पता है कि हम वायलेट करेंगे रूल तो हमारा चालान होगा। यहाँ हमें ये पता है सजा भी होगी ना, सजा भी होगी। यहाँ हमें ये पता है कि अगर कोई ट्रैफिक वार्डन रोकेगा तो मैं किसी अफसर की बात करूँगा, मैं कहूँगा आओ, वही ट्रैफिक वार्डन वो कहेगा यार अब क्या करूँ मैं, जाने ही देगा। तो वो प्रॉब्लम ये है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। तो बात आपने लाइन और लेन की बड़ी अच्छी बात की है। लोगों को लाइन और लेन का कंसेप्ट भी नहीं पता। तो लोगों को अगर बताया जाए लाइन क्या होती है, आपकी नाक की सीध में जो चीज़ है वो लाइन है, यानी आप जहाँ खड़े होंगे वो लाइन है। ट्रैफिक रूल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन और लेन की पाबंदी होती है। किस तरह से आप अगर लाइन में चलती हैं और लेन की पाबंदी करते हैं तो कभी भी ट्रैफिक रूल्स वायलेट नहीं होते। यानी आप ये देखें, मोटरसाइकिल सवारों के लिए अगर एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है
तो वो उसी के अंदर ही मुकम्मल लाइन के साथ चलते रहें। अब लेन क्या है? लेन ये है कि आपकी मोटर बाइक, आपकी गाड़ी या आप खुद जितने एरिए पर आपने कवर किया हुआ है, ये लेन है। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इस टाइम जो क्राइम के आपके शोज भी चल रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे हसन। मुल्तान के हवाले से भी बात होगी और मुन्ना शेख के हवाले से जो आपने रिपोर्ट की उसके हवाले से भी हमें बताइए कि क्यों, कौन था और क्यों कत्ल किया गया, इस हवाले से क्या मामला था। ये सबसे वेरी फर्स्ट जो मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है वो मुन्ना शेख पर ही हुआ था। तो आपको शायद याद होगा 2018 के इलेक्शंस में एक बंदे ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे जिसके पास सबसे ज़्यादा एसेट्स थे। मुजफ्फरगढ़ से वो बंदा बिलोंग करता था और वो ट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि एक देहात के इलाके से बिलोंग करने वाला वो उन तमाम लोगों से ज़्यादा असासे कैसे रखता है। तो उसने तकरीबन 4 खरब से जायद उसने अपने असासे शेयर किए थे, उसके एसेट्स थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे तनकीद का निशाना बनाया, सब कुछ किया। वो बेसिकली पॉलिटिशियन भी था, मुजफ्फरगढ़ की सियासी और समाजी शख्सियत भी थी। ऐसे यानी समझ लें कि एक इम्पोर्टेंट लोग जिस तरह से होते हैं एक सिटी में या एक कस्बे में कह लें, तो उस तरह से इन्फ्लुएंसर टाइप था। बगैर शादीशुदा था, शादीशुदा नहीं था और उसके साथ वो अपने डेरे पर एक मुलाजिम के साथ रहता था। अब पता चलता है कि जी डेरे से एक लाश बरामद होती है मुन्ना शेख के, और वो किसकी लाश है? तहकीकात से पता चलता है मुन्ना शेख की लाश है। लोगों में बड़ा वावेला हो जाता है, लोग बड़े परेशान होते हैं कि एक ऐसा बंदा जो इतना इन्फ्लुएंसर है और वो अपने ही डेरे पर उसकी लाश बरामद हो रही है, ये कैसे मुमकिन है? खैर वो तहकीकात की जाती हैं, सारे पता चलता है कि जी कौन रहता था इसके साथ, इसके इर्द गिर्द कौन से लोग अटैच थे। पता ये चलता है कि लाश 5 दिन पहले की है, यानी उसे कत्ल करके उसके मुलाजिम ने गद्दों में लपेट दिया, कंबलों में लपेट कर, और वो वहाँ से फरार हो गया। 5 दिन तक किसी को मालूम ही ना हुआ कि मुन्ना शेख कत्ल हो गया है। खैर लोगों को पता चला, वहाँ से तमाम जितने भी फोरेंसिक की टीमें होती हैं, जितने भी जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो उन्होंने की। करते 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 पता ये चला कि कौन मुलविस था, उसका अपना ही मुलाजिम मुलविस था, जिसने कुल्हाड़ियों के वार से सोए हुए मुन्ना शेख पर कुल्हाड़ियों के वार से यहाँ से 3 वार किए और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। और उसने वैसे ही चारपाई को उठाकर अंदर रखा, गद्दों में लाश को लपेटा और वो वहाँ से फरार हो गया। खैर हमारी मुलजिम से भी बात हुई, पुलिस से भी हमने पूछा कि क्या क्या किस तरह से तहकीकात की उन्होंने। मुलजिम आज भी इकरार जुर्म उसने कर लिया। मुलजिम कहते हैं कि कत्ल करने की जो असल वजह है वो ये है कि मुझे ये अक्सर व बेशतर गालियाँ देता था और मुझे मारता था। लास्ट टाइम जिस बेस पर मैंने कत्ल किया है वो ये थी कि मैंने इसके कपड़े सही से नहीं धोए थे और उसके बाद इसने मुझे गालियाँ दी, मैं तैश में आया, सोया हुआ था, कुल्हाड़ी उठाकर मैंने मार दिया। ये तो एक मैंने आपको बड़ी शॉर्ट से स्टोरी करके सुना दी। अब इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हम देखें ना वो ये आती है कि आखिर इस तरह के वाक़यात कब तक होते रहेंगे, आखिर इस तरह के मामलात रुकेंगे भी सही। जब उससे हमने पूछा तो उसकी 2 बेटियां हैं, शादीशुदा था वो मुलाजिम। तो मेरा उससे अगला सवाल यही था, मैंने उससे पूछा कि आपने उस टाइम सोचा था अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी 2 बेटियों की कफालत कौन करेगा? यानी पूरे घर को आप उजाड़ कर, वो तो मरने वाला तो मर गया, उसे छोड़ें, आपने अपना सोचा था कि यानी आपके साथ क्या बनेगी, आपकी फैमिली के साथ क्या बनेगी, आपके वालिदैन अगर हयात हैं तो कोई बिस्तरे मर्ग पर है, कोई दमे का मरीज है, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या आपने 1 मिनट के लिए सोचा था कि जी उनके घर के पीछे कफालत कौन करेगा? तो बस वो कहने लगा कि जी उस टाइम शैतान आ गया था, मुझे नहीं पता चला, मैंने कत्ल कर दिया, ये हुआ। तो वो लेम एक्सक्यूजेस जिस तरह से होते हैं। खैर इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल ये बनती है कि अब एक कोई भी बंदा इस तरह के जब केसेस में मुलविस होता है उसे सरेआम अगर फांसी दे दी जाए, सरेआम संसार कर दिया जाए, तो यकीन करें 100% नहीं 80% जराइम में कमी आ जाएगी।
आप असल में हम लोगों का मसला ये है ना कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो कत्ल के वाक़यात होते हैं स्पेशली, उसमें कभी भी मुलजिम को जो है उस हवाले से सजाएं तो दी जाती हैं, लेकिन जो लोग असर रसूख रखते हैं वो लोग फिर बच भी निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते भी निकाल लेते हैं जिससे वो बच निकलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो दंदनाते फिरते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद तारिक बोल रहा हूँ भाजी, भावलपुर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? भाजी वो जो मेरी लड़का एक कह रहा था भाई गर्मी लगती है मोटरसाइकिल चलाते वक्त, जी जी। तो ये गर्मी तो नहीं लगती, मोटरसाइकिल पे हवा होती है तो जिंदगी से ऊपर तो कोई चीज नहीं है। मैं भावलपुर से तारिक बोल रहा हूँ भाजी। जी जी जी, मुझे आपने अपना नाम पहले बताया है। जी जी। जी, तो उनको कहें भाई ये हेलमेट जरूर पहना करे। ठीक है जी। आप हेलमेट से। जी जी, जी जी जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे वो भी उनको मैसेज देने आए कि हेलमेट लाजमी पहने। जी हाँ, हेलमेट तो हाँ। बहुत ज़रूरी है। इन्होंने दोबारा बात फिर वो ये बहुत अच्छी बात की है। वो तो शायद पता नहीं शुगल के मूड में थे या उन्हें शायद असल में भी लगती हो यहाँ गर्मी लगती ये है। तो, लेकिन ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, जब मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो हवा भी तो लगती है गर्मी तो नहीं लगती कोई ऐसा। खैर, बहरहाल हमारी बात हो रही थी तो वो अ, इस तरह का मैसेज जब दिया जाएगा कि कोई भी एक बंदा सरेआम अगर उसे संसार कर दिया जाएगा, उसे फांसी दी जाएगी, तो यकीनन ये तमाम केसेस रुक जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो वही फिर आपके वाली बात है कि बेनिफिट ऑफ डाउट से या जितने भी असर और रसूख वाले लोग होते हैं वो तो सरेआम दंदनाते फिरते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन इस तरह के, मैं आपको फिर गुजारिश यही करूँगा कि एक मरतबा चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएं। एक मरतबा किसी एक शख्स को जिसने जो कोई बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलविस हो, कातिल हो या कोई भी ऐसा दरिंदा हो, उसे एक मरतबा सरेआम लटका दिया जाए। आपको याद होगा ज़ैनब का एक केस हुआ था, कितना उसे हाईलाइट किया गया था। वालिदैन ने बार बार कहा था कि इसे आप सरेआम फांसी दे दें। तो आप यकीन करें कि अगर उस टाइम एक शख्स को सरेआम फांसी दे दी जाती तो हमारे मुआशरे में इस टाइम जराइम में काफ़ी हद तक कमी होती। ये बात है ना, यहाँ पर हमारे आइन भी है, कानून भी है, सब चीज़ें हैं। बात ये कि अमल कब होगा, अमल नहीं ना किया जाता। कानून को थोड़ी अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करनी होगी, तभी हम जराइम। अभी जब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मुल्तान के हवाले से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, डकैती के वारदातों के, कत्ल के वाक़यात हो गए, आपके चोरी के वाक़यात हो गए, तो ये तो अब दिन दिहाड़े जो है। पहले अच्छा लोग कहते थे अच्छा रात को आप लेट जा रहे हैं तो तब आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है, या आपके घरों में जो है वो लोग, अब तो दिन दिहाड़े, मतलब अगर लोग इस चीज़ को भी नहीं देखते कि भाई अच्छा रात है या दिन है, अगर उन्होंने कोई इस तरह का जुर्म करना है तो वो फिर घबराते भी नहीं है। अच्छा, लोगों में खौफ खुदा भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, लोगों में से डर जो है वो भी खत्म हो गया। पुलिस का तो वैसे ही डर अब जो है ना लोगों में वो रहा ही नहीं है कि पुलिस का एक डर, एक जो खौफ होता था। कह रही हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। हेलमेट के बाद ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं। हेलमेट से जब से सख्ती हुई है तो हेलमेट पहनकर जराइम करने में भी आसानी हो गई है लोगों को। जिस दिन से सबसे पहले सख्ती हुई है उसी दिन ही तकरीबन मुल्तान में, ये वो मैं आपको केसेस बता रहा हूँ जो सीसीटीवी फुटेज में आ गए हैं या जो रिपोर्ट हुए हैं। एक ही दिन में 4 से 5 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर कि जिसमें हेलमेट वाले लोगों ने डकैतियां की हैं। एक सीसीटीवी फुटेज तो मैंने खुद देखी, समीजाबाद वाली साइड पर थी। आप यकीन करें कि इतना गुंजान आबाद एरिया कि जिस टाइम डकैती हो रही है मोटरसाइकिल उससे छीना जा रहा है, मोबाइल फोन छीना जा रहा है और उससे नकदी जब छीनी जा रही है, आप यकीन करें उसी टाइम पर सीसीटीवी फुटेज में से 5 से 6 मोटर बाइक्स गुजरी हैं, किसी ने रुक के नहीं देखा। सही। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, जुल्फिकार साहब हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बात। मैंने ना ये बात करी थी कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट से हैं जी, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं ये डिपार्टमेंट से ये पूछ रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट से हैं? नहीं नहीं, आप मेरा हमें शो नहीं देख रहे थे या आपने अभी ज्वाइन किया है? या हमारे रोही के एंकर भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। जी, मैं वैसे ये बात करना चाह रहा था, मैं भी ये बात करना चाह रहा था कि भाई बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन हमारा पुलिस का माहौल इससे 100% डिग्रेड है।
जी जी, आप बात करें। क्योंकि मैंने अभी कुछ अर्सा पहले मैं बाइक से होकर आया हूँ। यकीन करें कि मैं वहाँ के लोगों को देखकर, उन लोगों का पैशन देखकर, उन लोगों की कुव्वत से बर्दाश्त देखकर हैरान रह गया। ये लोग हैं यहाँ पे और हम पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ हमें पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होती है। देखिए जी, पाकिस्तानी होने पे तो शर्मिंदगी नहीं हो सकती कभी, लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है कुछ लोगों की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो तमाम के तमाम लोग ही बुरे हैं और चीज़ें जो हैं वो हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हैं। हाँ, हम कुछ चीज़ों को लाजमी हाईलाइट करते हैं जहाँ गलत हो रहा हो, जहाँ चीज़ें उसके ऊपर अमल दरामद ना हो रही हों, जिस डिपार्टमेंट के हवाले से या जो इदारे जो हैं वो काम ना कर रहे हों, तो उनको लाजमी हम कहेंगे कि वो अपना काम करें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें पाकिस्तानी होने पर जो है वो शर्मिंदगी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर आपने वो ना किया करें, ना उम्मीदी भी नहीं रखनी चाहिए इंसान को। ऐसा है कि नहीं है हसन? बिल्कुल ऐसा ही है। बज़ाते मुआशरा हम लोग थोड़े से इखलाकियात से गिर भी चुके हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा हसन, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी एसोसिएट प्रोफेसर अकबर नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको जी। आज हम मईशत के हवाले से जो है बात करेंगे सर से कि हमारा टॉपिक होगा कि हमारी मईशत जो है वो किस तरह बेहतर हो सकती है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह बहुत तेज़ी से महंगाई भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो उसके असरात आम आवाम पर पड़ रहे हैं और मुल्क को किस तरह खुशहाली और तरक्की की तरफ लाया जा सकता है, कुछ इनसे टिप्स भी जानेंगे। सर क्या हालचाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाइयाँ बस वैसे तो जो है वो समर वेकेशन है। हाँ, तो बाकी ये है कि क्लासेस तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। सही। तो बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। तो पहले तो आपका थैंक्स के यू इनवाइटिंग मी इन योर वैल्यूएबल प्रोग्राम। तो पहले भी आप बुलाते रहते हैं, तो चलें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो जिससे हम लर्न भी करते हैं और कुछ बातें हम ऑडियंस से भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, अभी मुल्की मईशत के हवाले से हम सबसे पहले तो जान लेते हैं इस टाइम जो सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा मैम, ये कुछ करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कुछ बेहतरी हुई है। मसलन रात ही आपने देखा कि हमारा जो IMF लेवल स्टाफ लेवल का जो प्रोग्राम था वो मंजूर हो गया है, जिसकी बुनियाद पर अब हमें तकरीबन $3 बिलियन जो है वो मिलेंगे। ये बेसिकली एक तरह का हमारी जो एक रेप्यूट जा रही होती है कि कहीं कंट्री डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। डिफ़ॉल्ट मीन ये कि कल को हमारी जो पेमेंट्स ड्यू हैं वो हम अपनी पेमेंट्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए ये हम जाते हैं IMF की तरफ। तो IMF जब हमें लोन देता है तो उसकी बुनियाद पे फिर बायलैटरल और जो हमारे आपस में जो दूसरे जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है या मुख्तलिफ कंसोर्शियम बने हुए हैं, इवन चाइना जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, तो उनका भी फिर एक जो है इत्माद बहाल होता है, तो वो भी हमें लोन देने में फिर एक आसानी जो है वो महसूस करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक हमें सांस लेने का मौका ज़रूर मिला है, लेकिन इससे कोई आप ये एक्सपेक्टेशन कर लें कि एकदम कोई इतनी बड़ी चेंजेस आ जाएंगी जिससे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई यानी इम्पैक्ट पड़ेगा या वो पहले से कुछ सुखी हो जाएंगे, तो वो अभी इसको इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट होने में या ट्रांसलेट होने में अभी बहुत वक्त चाहिए। और वैसे भी IMF जो अभी हमें दे रहा है ये असिस्टेंस, वो बड़ी इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, बड़ा सोच समझ के दे रहा है। अभी उसने हमें 1.2 बिलियन बिलियन डॉलर्स दिए हैं। अभी 1.8 बिलियन डॉलर जो वो हमें 2 इंस्टॉलमेंट में देगा। अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसका कुछ हिस्सा तब देगा और फिर जो न्यू गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन आएगी, अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए हमारे यहाँ, तो उसके बाद कुछ वो उनको देगी। और इन बिटवीन उसने हमारे ऊपर जो बहुत सारी कंडीशंस लगाई हैं वो मॉनिटर करेगा कि हम उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो वो पिक्चर काफ़ी जो है ना क्रूशियल है
साफ ज़ाहिर है उसने फर्दर कहना है कि आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करें। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा गवर्नमेंट का, उसे अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म लानी पड़ेंगी। अब पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स तो कोई देता नहीं, तो गवर्नमेंट फिर कंपेल होती है कि वो अपने रेवेन्यू को जनरेट करे थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्स फिर बर्डन आएगा आवाम के ऊपर, तो हर चीज वो अगर सेल टैक्स बढ़ाते हैं या इवन लोगों की पहले ही इनकम कम है उसके ऊपर अगर डायरेक्ट टैक्स भी लगाएं तो वो पहले से भी उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी। फिर वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो कॉस्ट बढ़ाएं, वो भी एक आम हाउस होल्ड को नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। अभी देखें ना, अब आए दिन हम बिजली की जिस तरह हम बात करें तो आपके रेट्स में उसमें उन्होंने इजाफे किए जा रहे हैं, उसमें तो मजीद भी आगे भी चांसेस हैं कि इसको मजीद भी वो बढ़ा सकते हैं। तो उसके जो असरात हैं वो तो एक आम बंदे के लिए तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो गया। जी, वो कल से मीडिया ये बड़ा इसको नो डाउट कि ये एक अच्छा स्टेप है। मैं पहले कह रहा हूँ कि इससे कम अज कम हमें सांस लेने का जरूर मौका मिला है, उससे एक बिजनेस सेंटीमेंट भी जाता है। आपने देखा कि थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स भी बेहतर हुआ, रूपी के ऊपर जो डॉलर का प्रेशर था वो भी कुछ कम हुआ। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर आप आवाम तक इसके बेनिफिट्स ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फिर एक जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अब जितने भी पॉलिटिशियन हैं या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें चाहिए कि वो एक तरह का कोई मिसाक जो है जैसे जमहूरियत हुआ था इस तरह का मिसाक मैशियत करें, यानी वो अब सिर्फ जो है ना लस्ट फॉर पार के पीछे ना भागें, उन्हें मिल के एक जो है वो एक जामे प्रोग्राम, एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम किस तरह मुल्क को ऊपर ले जा सकते हैं और कोई लंबी प्लानिंग करें। अभी तो हमें बहुत सारी चेंजेस के बाद गुजर के कोई गवर्नमेंट स्टेबल अगर आ जाती है और वो फिर इस तरह की चेंजेस को ला पाती है तो फिर जाके ये आवाम को कोई फायदा हो सकता है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में देखूं बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो वो तो बड़ी वर्स है। इस वक्त हमारा जो ओवरऑल जिसे हम जीडीपी साइज कहते हैं, मुल्क की ओवरऑल जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो यानी 375 बिलियन थी हमारी डॉलर, तो वो बजाय बढ़ने के 35 बिलियन डॉलर रिड्यूस हुई है। अच्छा, इतनी कितनी दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनीज होंगी जिनका साइज 400 या 500 बिलियन डॉलर के करीब होगा, कंपनीज का रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो हम तो पूरी अपनी पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है जो कि बड़ा जो है वो वायबल या बड़ा कहना चाहिए कि एक मेजर इंडिकेटर होता है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को शो करता है, इवन दो कि उसमें डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी भी एक फैक्टर जरूर होता है। तो वो हमारा पहले 1775 डॉलर था, यानी हर एक आदमी के हिस्से में जो आमदनी आती है, तो वो $200 उल्टा रिड्यूस हो गया। तो अब हम तकरीबन 1575 डॉलर पे खड़े हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज में लोगों का पर कैपिटा इनकम $80,000 से भी ज्यादा है। तो जस्ट हेल ऑफ डिफरेंस आप कंपेयर करें, $80,000 जबकि पाकिस्तान का जस्ट 1500 प्लस जो है वो डॉलर है। तो इस तरह फिर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर आप देख लें, जिसके लिए हमें बार बार IMF की तरफ जाना पड़ता है, तो वो कोई फिस्कल स्पेस हमारे पास है नहीं। एक्सपोर्ट्स आपकी 20-22 बिलियन डॉलर पे खड़ी हैं। अच्छा, फिर इंडस्ट्रीज भी तो हमारी बंद हो गई हैं। अच्छा, फिर वो ये है कि इंडस्ट्री साहब हमारे यहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर गैस है, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस तरह का जब बिजनेस सेंटीमेंट पॉजिटिव ना हो तो कोई यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता। उल्टा हमारे यहाँ तो इन्वेस्टर जो है हमारी पॉलिसीज की वजह से, इनसर्टेनिटी की वजह से, वो लोग कोई बांग्लादेश जा रहे हैं, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। अच्छा, जिस मुल्क को कल हम गरीब कहते थे और हमने 71 में शुक्र अदा किया कि अच्छा है गरीब हिस्सा हमसे अलहदा हो गया, आज उसका टक्का 2.5 2.5 रुपए का हो गया हुआ है। अच्छा, इसी तरह उसका जो बैलेंस वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज, वो तकरीबन $35 बिलियन है, हमारा सिर्फ 4-5 बिलियन डॉलर है। अब ये 2 बिलियन डॉलर हमें सऊदी अरब ने दिए हैं, कोई $1 बिलियन UAE ने दिए हैं, ये 1.2 बिलियन जो है IMF से आ जाएंगे। तो हमारा कोशिश है कि किस तरह $10 बिलियन हमारे पास हो जाए, जबकि उनका परमानेंट इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पे उनका $35 बिलियन है बांग्लादेश का। तो बाकी कंट्रीज का तो ट्रिलियंस में। तो अच्छा, फिर जरा देखें कि हमारा यानी जो है ना फॉरेन एक्सचेंज कितना कम है, जबकि उसके मुकाबले में हैरान कौन बात है कि हमें अगले 3 सालों में $75 बिलियन रीपे करने। हमने अब तक जो लोन लिया हुआ है उस लोन की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट
उसके लिए यानी एनुअली ऑन एवरेज आप कह लें कि हमें तकरीबन 17 या यानी तकरीबन ये कितना बना 25 बिलियन डॉलर एनुअली हमें, डॉलर्स में, रुपीस की बात नहीं कर रहा, वो हमें रीपे करने हैं, जबकि फॉरेन एक्सचेंज की हमारी ये सूरत हाल है। हाँ। अच्छा, हम लोग जो क्या कहते हैं कि हम लोगों ने अच्छा जी हमने इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तो फिर निकलेंगे कैसे? जो इतनी चीज़ें तो हम लोग अपने जो मरात यहाँ पर इस्तेमाल की जाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों से नहीं बाहर निकलते। और इतने जो मैं कल एक चीज़ देख रही थी कि हम यहाँ पर कोई हुक्मरान आ जाए तो जो उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो करोड़ों की तादाद में जी लिख कर भेज दिया जाता है और उसका बजट बना के भेज दिया जाता है, तो इतने खर्च कर दिए जाते हैं। तो मुल्क तो जाहिर ही सी बात है फिर हमारा पहले ही इतनी सारी चीज़ों से गुजर रहा है। नहीं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन किया है कि हमें देखें ना, जब भी हम कोई बजट लेते हैं या किसी भी एक हाउस होल्ड का भी आप एक्सपेंडिचर ले लें, तो जब तक वो अपने एक्सपेंडिचर को इनकम से उसकी अलाइनमेंट नहीं करता, उसको बैलेंस नहीं करता, उस वक्त तक कभी वो बेहतर नहीं हो सकता। आपकी इनकम हो 1 लाख और आप स्पेंडिंग कर रहे हो 3 लाख की, तो कब तक सर्वाइवल मुमकिन होगा? तो आप हर दफा लोन लेंगे, लोन में फंसते चले जाएंगे। लोन तो एक कर्ज है ना, आज तक नहीं निकल सके। देखिए IMF का हम कहते हैं अच्छा जी हम इतना कर्जा जो है ले लिया है हमने, कर्ज का आज तक ये नहीं बताया कि कर्जा वापस कितना किया है और उसको पाकिस्तान को कितना बाहर जो लेते हैं उस कर्ज को वापस करने के लिए फिर फर्दर कर्ज लेते हैं, वो कर्ज लोन लेके फिर हम उस लोन को रीपे करते हैं। तो यानी इस वक्त हमारा बहुत बड़ा जो अलमिया है, ऑलमोस्ट हम अपने बजट का कोई 35% जो है वो हम डेट सर्विसिंग पे खर्च करते हैं, यानी हमने जो लोन लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर। तो आपके बजट का 35% तो सीधा सीधा निकल गया। वो 19% जो हम डिफेंस पे स्पेंड करते हैं। अच्छा, बाज़ों में टॉक शोज में देखता हूँ लोगों से पूछा जाए सबसे ज्यादा बड़ा हेड कौन से हमारे एक्सपेंडिचर का, तो वो जो है वो हमारे उसको डिफेंस को कह देते हैं। नहीं, इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो हमारे यहाँ डेट सर्विसिंग है। अच्छा, दूसरा बड़ा इशू जो इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में बना हुआ है उसे एड्रेस करने की जरूरत है, वो हमारा सर्कुलर डेट है। हमारे यहाँ यानी जो है वो इतने लाइन लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन लाइंस ऐसी हैं कि वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एंड तक पहुंच नहीं पाती, कि वो बड़ी वीक ट्रांसमिशन लाइन है, सिस्टम बड़ा वीक है। अच्छा, फिर हमने जितने भी ये हमारे IPPs लगाए हैं, पावर प्लांट्स, तो वो साफ ज़ाहिर है उस चीज़ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारा इंपोर्ट ही नहीं है। तो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे इंपोर्ट बिल में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो तो इसी गैसोलीन का है। गैस के जरिए हम या बिजली बना रहे हैं या हम क्रूड ऑयल से बना रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं, पानी था वो हमने डैम नहीं बनाए, वो हमें पड़ता 2-3 रुपए जाके पर यूनिट, यहाँ हम जो है वो तकरीबन 35-40 रुपए का जो है यूनिट बना रहे हैं। तो उससे हम कंपेटिटिव भी नहीं होते मार्केट के अंदर। अच्छा, जिस तरह कहा जाता है कि सैलाब का जिस तरह हमने देखा कि उससे आपकी जानी और माली नुकसान तो बहुत ज्यादा हो, ये पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता कि अगर आप इसको स्टोर कर लेते, आपके डैम्स बने हुए, यानी हम नेमत के नीचे आके डूब रहे हैं। यानी ब्लेसिंग्स को तो बंदा यानी जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ बनाता है। काश हमने इतने डैम बनाए होते तो उसका तो एक एक कतरा प्रिजर्व करते। बिल्कुल, वो हमारी बिजली जो है वो सस्ती होती, वो उससे कितने बेनिफिट होते हैं, चीपरली। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चीपर होती, डैम से हम प्रोड्यूस करते, वो पानी हमारी इरिगेशन के काम आता। अभी नेक्स्ट जो है वो 2-3 साल बाद हमें बहुत बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, ये पानी की जो शॉर्टेज आएगी। तो यानी कितने उससे हम इरिगेशन कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे, पीने के लिए हमें अच्छा पानी जो है मुयस्सर आ सकता था, और उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम होती। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कमोडिटी जाती है तो उसमें एक सिंगल आइटम ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी कॉस्ट है कि जिससे ओवरऑल हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और हम इंटरनेशनल मार्केट में चाइना को, बांग्लादेश को, इंडिया को compete नहीं कर पाते। और जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आप इसी तरह डिपेंडेंट रहेंगे IMF पे और दूसरे मुमालिक पे, क्योंकि फिर डॉलर्स तो आपके पास आएंगे नहीं। डॉलर की तो फिर डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, सप्लाई कहां से आएगी? आपको एक्सपोर्ट से आएगी। हमेशा कर्जे से तो आप जो है वो कब तक इस कर्जे को लेके, और फिर जो डोनर कंट्रीज होते हैं जो आपको लोन देते हैं वो अपनी फिर कंडीशंस भी, आपकी फिर पॉलिटिकल जो एक इकोनॉमी है वो भी नहीं रहती। फिर जियोपॉलिटिकल इस तरह के हालात हैं कि आप तो यानी खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले सकेंगे, आपकी कोई एक तरह की यानी कह लें आज़ादी नहीं रहेगी अपने डिसीजन लेने में। तो उस सूरत में आप कैसे मुल्क को, बाकी जो एक बात, सॉरी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, लेट मी कंप्लीट। तो ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि हम एक्सपेंडिचर को तो कट कर नहीं रहे, यानी ये जो गवर्नमेंट आई है
उसके दौरान आप देख लें, हमारे चाहे वो असेंबली मेंबर्स हैं, चाहे वो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट है, वो चाहे सेनेट चेयरमैन है, उनकी आप सैलरी देके हर साल बढ़ा देते हैं। हाँ। प्रोटोकॉल की अभी आप बात कर रहे थे, उसमें हाँ। किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं भैया, उनको इतनी गाड़ियां देने की क्या जरूरत है? उनको आप पे देते हैं, उसी पे के अंदर वो अपना ड्राइवर भी रखें, वो यानी जो है ना गाड़ी का पेट्रोल भी वो उसी में करें, अपना किचन भी उसी में चलाएं, बाकी एम्प्लॉइज भी तो इसी तरह कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे फिर एक पेंशन हमारे बड़ा मसला हो गया हुआ है इस वक्त। जितनी हमारी लोगों की पे है उससे ज्यादा हमारा बजट स्पेंड हो रहा है पेंशन के ऊपर। तो ये बहुत बड़े, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू डू। तो जब तक ये सारे स्टेप्स एक कह लें कॉम्प्रिहेंसिव एक सिस्टम के तहत नहीं होगा, उस वक्त तक तो बस अभी सिर्फ स्लोगन ही रह गए हुए हैं। तो अल्लाह करे कि ये कुछ सीरियस हो जाए, कोई नई गवर्नमेंट इस तरह की आए जो मिल बैठे हैं और एक पूरा जामे प्रोग्राम बनाए, तो तब जाके एक लंबे अरसे के बाद, उसकी प्लानिंग के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुल्क का कुछ अच्छा होगा। उसको फिर ट्रांसलेट कर पाएंगे बेनिफिट्स को हम आम इंडिविजुअल्स या आवाम की तरफ। अच्छा, फिर वही है ना कि हम चाहते तो हैं हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए। फिर हम जिस तरह ज़राअत की अक्सर बात करते हैं, सबसे अच्छा हमारी हुकूमत बात ही ज़राअत के ऊपर कर रही होती है कि जी हमारी ज़राअत से, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो इसके हवाले से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, तो हम इसको बेहतर करके अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट को बेहतर कर। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की इस टाइम सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि इनको बहाल, अब जिस तरह अभी थोड़ी, अगर जिस तरह अभी कर्जा ले लिया गया है या IMF ने इसको मंजूर कर लिया है, तो क्या हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो दोबारा बहाल होंगी, दोबारा एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे? अच्छा, पहले आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। नो डाउट हमारा बैकबोन है एग्रीकल्चर, बल्कि अब जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे आफ्टर 1-2 डेकेड्स, अब हमारे यहाँ सबसे रिच चीज जो हो जाएगी ना, जब आदमी किसी क्राइसिस में आता है तो सबसे अहम चीज जो है वो फूड हो जाती है। हाँ। फिर वो कंफर्ट्स या लग्जरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए तो उसमें फूड एक बेसिक नीड है। तो जो कंट्रीज फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ने हमें तो इतनी बड़ी एग्रीकल्चर, रिच एग्रीकल्चर लैंड दी है, लेकिन हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमने उसके लिए कोई इतनी रिफॉर्म, कोई ट्रांजिशन नहीं लेके आया एग्रीकल्चर में। अभी रिसेंटली ये जो हम कोई 2-3 हमने स्टेप्स लिए हैं कि हम मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ को हमने वेलकम किया है कि आप हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ आएँ, तो एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो एग्रीकल्चर हमारा इम्प्रूव होगा, और सेकेंडली उससे ये है कि किसान, फार्मर को ज़्यादा अगर अर्निंग होगी तो वो ओवरऑल पूरी मार्केट में हमारी एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ाएगा, उससे हमारी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। और फिर बहुत सारे हमारे इनपुट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर वो इनपुट ज़्यादा होंगे, मसलन हमारे यहाँ एडिबल ऑयल जो है, ये जो खाने का तेल है, वो अगर हमारे यहाँ जो है वो ऑलिव ऑयल ज़्यादा हो, तो उस सूरत में हमें इतना ज़्यादा जो ये ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है खाने वाला, वो बहुत सारे डॉलर्स, बहुत सारा इंपोर्ट बिल हमारा कम हो सकता है। इस तरह बाकी कितनी चीज़ें, हम दालें जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इवन जहां हमारी 15 मिलियन के करीब जो है वो गांठ हमारी कॉटन की थी, बेल्स जो है वो अब तकरीबन 7-8 मिलियन पे आ गई हुई है। तो अगर हम कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ा लें तो उससे भी हमारा ये जो रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उस पर भी हमारे इंपोर्ट बिल में बहुत फर्क पड़ेगा। इस तरह माइनिंग पे कोशिश की जा रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए। तो पोटेंशियल तो बहुत है, हमारी इकोनॉमी की तो ग्रोथ होनी चाहिए 8-10%। हम है जस्ट 2% पे, 1% पे। पिछले अगर 4-5 साल में देख लें तो हमारी जो ऑन एवरेज है वो 2-3% से ग्रोथ ऊपर गई नहीं है। इतनी तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इस सूरत में नेट इफेक्ट तो वो क्या रहता है, अभी तो आगे आबादी बढ़ती जा रही है, अभी तो बढ़ती जाएगी। रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन हम उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो उसके लिए पॉलिसी चाहिए, फेयरनेस चाहिए, करप्शन से दूर एक जो है ना हमें लीडर चाहिए, उसमें ब्यूरोक्रेसी ऐसी चाहिए जो प्रोफेशनल हो, पॉलिटिशियन ऐसे होने चाहिए जो प्रोफेशनल हो और उनमें नेशनल इंटरेस्ट हो, तो तब जाके ऐसा कुछ हो पाएगा। हाँ। अच्छा, फिर वही है कि हम सिस्टम को बेहतर करें, सबसे बड़ी बात आ जाती है। जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने बात की, आप भी थे, मौजूद थे, कि बजट के हवाले से हमारी बात हुई, ये बजट जो पेश किया गया, फिर उसके बाद अब ये कहते हैं कि जी जैसे ही ये हुकूमत जाएगी उसके बाद फिर आपका जो है वो मिनी बजट आ जाएगा।
अब मिनी बजट में बहुत सारी आपकी और मजीद चीजें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, बस बात और जो पिछले वाला बजट है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे यहाँ ये सिस्टम जिस आदमी की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से कम हो तो वो बेचारा लंबी प्लानिंग कर ही नहीं सकता। वो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ स्कीम होती है कि चलो आज गुजर जाए किसी तरह। हाँ। तो जब तक हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, नई पॉलिसीज नहीं बनेगी और वो अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट हो। बाद हम बाहर की जो है वो पॉलिसीज ले आके यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं, जबकि हमारे हालात, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। हाँ। ये तो ऐसे ही है जैसे मरी का कोई पौधा ला के आप मुल्तान के एनवायरनमेंट में उसे कहें कि वो ग्रो करे तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमारे यहाँ तो पॉलिसी जो है वो क्लर्क बनाते हैं और फिर ऊपर ये नहीं है कि यहाँ इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा सर, हमारे यहाँ क्यों नहीं इकोनॉमिस्ट बहुत माशाल्लाह जिस तरह हम बात करते हैं कि यहाँ हमारे सियासतदान बैठते हैं, पॉलिटिशियन सब बैठ के जो है वो फैसला करते हैं चीज़ों को, क्यों नहीं मुल्क की मईशत के हवाले से इकोनॉमिस्ट को बिठाए जाते हैं, उनको सबको बिठा के उनसे कोई मशवरे लिए जाए, उनसे पूछा जाए कि जी मुल्क में आप किस तरह जो है हम अपनी मईशत को मजबूत कर सकते हैं। तो वो जस्ट आपको पॉलिसी दे सकता है, इम्प्लीमेंट तो और मशीनरी ने करना है ना सर। पॉलिसी भी लेना तो गवारा नहीं करते ना। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे याद आ रहा है 60s में डॉक्टर महबूब हक हमारे एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट गुजरे, उन्होंने इवन ताइवान, कोरिया इनके यानी जो है बजट बनाए, वहां सारे कामयाब गए, हमारे सारे नाकाम गए। तो लॉ जैसे होता है इसी तरह पॉलिसी बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंप्लीमेंटेशन बड़ा मसला है। और नेशनल इंटरेस्ट नाम की तो कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हूं, चाहे पॉलिटिशियन हूं, जजेस हूं, सॉरी टू से इवन जर्नैल हूं, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो नेशनल इंटरेस्ट रहा नहीं। वो जो भी, मैं तो कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी उस बैग की तरह है जिसको हर आता है आदमी तो एक सुराख करता है कि अपनी पॉकेट उससे भर ले। तो जिस बोरी को इतने सुराख हों तो वो आप देखें कैसे ग्रो कर पाएगी। तो जब तक ये सुराख नहीं बंद किए जाएंगे, नेशनल इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाएगी, और इस वक्त के जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको जब तक जो है वो टैकल नहीं, एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो फौरी तौर पे चेंजेस आना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमी के, वो सारे मिल बैठे और ऐसा कोई मीसाक बनाए हमारी इकोनॉमी के हवाले से, कोई ऐसा चार्टर बनाए जिससे कि ये एक 20, 25, 30 साल का प्लान हो और उसमें कंसिस्टेंसी हो। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाती है, दूसरी आती है तो वो वहीं का ठप हो जाता है। तो वो जब कंसिस्टेंसी नहीं होती तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप सहरा में घूम रहे हैं, कभी आप इधर को चल पड़ते हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, कभी भटके हुए हैं। तो यहाँ से यूं ही भटकते रहे। इंग्लिश में कहते हैं ना, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। जी, तो स्पीड कम हो, लेकिन डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अच्छा जी, हमें जो है गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी, डॉक्टर शहजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं। इनसे मजीद बात होगी, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या हालचाल है? आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। आपको मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और इनकी जो है जर्नी के हवाले से भी जानेंगे थोड़ा सा। आज दांतों के हवाले से भी बात होगी कि आप अपने क्योंकि हमारे, मैं कहती हूँ हमारी शख्सियत का हिस्सा है दांत, तो नुमायाँ होते हैं, तो इनका ख्याल जो है वो किस तरह रखा जा सकता है। चेहरे की खूबसूरती का जो है वो राज भी जानेंगे इनसे, क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो मैक्सिलो फेशियल। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब निश्तर 2 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर इनके हमराह हैं और BZU की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मुल्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब निश्तर 2 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला
और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब वज़ीर आला का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ मुल्तान पहुंच गए हैं। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ मुल्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब निश्तर 2 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ मुल्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब निश्तर 2 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे और जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तिबी सहूलियात की जानिब एक और कदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज निश्तर 2 फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। निश्तर 2 मुल्तान के मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर और वार्ड का इफ्तिताह किया जाएगा। फेज 1 में आउटडोर इमरजेंसी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्तान पहुंचने पर वज़ीर आला ने इस्तकबाल किया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। सहूलियात की जानिब एक और अहम कदम बढ़ रहा है और आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ आज निश्तर 2 फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। निश्तर 2 मुल्तान के मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर वार्ड का इफ्तिताह किया जाएगा और दूसरे मरहले में फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी पैथोलॉजी रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे, उनको अपडेट करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्तान पहुंचने पर वज़ीर आला ने इस्तकबाल किया है। जनूबी पंजाब की आवाम को बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुल्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज निश्तर 2 फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। निश्तर 2 मुल्तान के मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर वार्ड का इफ्तिताह किया जाएगा। फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर से, जनूबी पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म मुल्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब ने उनका इस्तकबाल किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा भी फरमा सकते हैं। गहमा गहमी आप देख सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्तान पहुंचने पर वज़ीर आला ने इस्तकबाल भी किया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी पैथोलॉजी रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा और इस मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर वार्ड का इफ्तिताह किया जाएगा। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए तिबी सहूलियात की जानिब एक और अहम कदम बढ़ाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज निश्तर 2 फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे और इस मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर वार्ड का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी पैथोलॉजी रेडियोलॉजी को फाइल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर पंजाब
हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तिबी सहूलियात की जानिब एक और कदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज निश्तर 2 फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। निश्तर 2 मुल्तान के मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर वार्ड का इफ्तिताह किया जाएगा। फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म के मुल्तान पहुंचने पर वज़ीर आला ने इस्तकबाल किया है। फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर वार्ड का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज निश्तर 2 फेज़ 1 का इफ्तिताह कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं निश्तर 2 मुल्तान के मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई है। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर का इफ्तिताह किया जा रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। वज़ीर आज़म एस्टिमेशन सर प्रोजेक्ट एटलीस्ट सर 1 साल डिले है सर 9.4 बिलियन के अगेंस्ट 7.4 बिलियन जो है सर इसमें फंड्स की यूटिलाइजेशन हम कर चुके हैं सर अभी तक सर। अगर सर आप देखें कि 500 बेड्स को कैसे हमने किया सर 500 बेड्स के साथ सर 120 सर बेड्स हैं सर इमरजेंसी सर 120 न्यूरो सर 50 हेल्थ केयर यूनिट सर 100 गायनी 100 बेड्स फॉर मेडिसिन सर 12 मॉड्यूल थिएटर सर 12 लेबर सर OPD सर। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इस साल हमें ये टास्क दिया है सर, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया सर, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि 4.4 बिलियन सर ये सारे पैसे जो खर्च किए हैं सर वो हमने इस साल के अंदर खर्च किए हैं सर 4.4 बिलियन सर। नहीं तो अगर इनिशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं सर तो किसी में 300 मिलियन, किसी में 400 मिलियन एंड 900 मिलियन सर खर्च हुए हैं सर। तो ये सर प्रोग्रेस है सर सारी, और ये सर वो है सर कि जो हम आपको इंशाल्लाह सर 30 सितंबर को देंगे सर। सो एज सर सिंगल स्क्रू इज कंसर्न जो बाहर से आना था सर वो साइट के ऊपर पहुंच चुका है सर, और इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि आपको 30 सितंबर को इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर करेंगे सर। ये मुल्तान को तोहफा दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने। तोहफा तो PM का हमने तो सिर्फ कंप्लीट कराया है सर, कंप्लीट करने का तोहफा था। हम तो मायूस हो गए थे, हम मायूस हो गए थे कि ये नहीं बनेगा। आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन कॉस्ट में एस्केलेशन जो आई है सर, कॉस्ट में एस्केलेशन ये है सर कि दैट इज 9.7 बिलियन के अगेंस्ट, वन वाज द डिले सर, और सर उसके बाद जो ये सर ग्रिड की सर उसमें कॉस्ट में 600 मिलियन की एस्केलेशन है सर, और फिर इसमें डिजाइन वेरिएशंस काफी बैठे रहे हैं सर। पेशेंट बैठे हैं बाहर मीडिया 300 पेशेंट सर एवरेज। अभी आपने देखा है कि वज़ीर आला को निश्तर 2 फेज़ 1 के हवाले से ब्रीफ किया गया है और उन्हें बताया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब की आवाम के लिए तिबी सहूलियात की जानिब एक और कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज निश्तर 2 फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। निश्तर 2 मुल्तान के मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर का इफ्तिताह किया जाएगा। इफ्तिताह से कबल के आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कैसी गहमा गहमी, और आप देख रहे हैं कि मुआयना किया जा रहा है और वज़ीर आज़म को गाइड किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि इमरजेंसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी उनको ब्रीफिंग दी गई है और रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा BZU की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुल्तान पहुँचने पर वज़ीर आला ने उनका इस्तकबाल किया है। इमरजेंसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। मंसूबे पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई। पहले मरहले में निश्तर 2 आउटडोर वोट का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया गया है। फेज़ 1 में आउटडोर इमरजेंसी और पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहीम, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, गवर्नर पंजाब, वाइस चांसलर
निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी आज अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरे यहाँ पर मौजूद अस्पताल के जो ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पर निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल नंबर 2 का आज यहाँ पर एक मेरा विजिट था और मुझे यहाँ पर आकर दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। दुख इस बात का कि जब 2018 में हमने इस मंसूबे का बाकायदा ऐलान किया और सारे जो लवाजमात थे उनको मुकम्मल किया, तो झुरलू इलेक्शन के बाद चाहिए था कि जो भी इमरान नियाजी को कांधों पे बिठा के लाए थे वो इमरान नियाजी से, उनकी हुकूमत से ये अस्पताल शबाना रोज मेहनत करके मुकम्मल कराते और दुखी इंसानियत के लिए जिस तरह निश्तर मेडिकल कॉलेज अस्पताल नंबर 1 के ऊपर बेपनाह प्रेशर है, उसी की वजह से हमने 2018 में इसकी एक्सटेंशन का फैसला किया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ दैट इज हिस्ट्री। लेकिन जो 4 साल पीटीआई हुकूमत ने बर्बाद कर दिए, कोई फंड्स, खातर खा फंड्स मुहैया न किए, 300 मिलियन 400 मिलियन रुपीस मुख्तस करना, इट वॉज लाइक अ क्रूअल जोक। यानी दुखी इंसानियत इस बात के इंतजार में थी कि अस्पताल जितनी जल्दी मुकम्मल होकर उनके बाल बच्चों के लिए, हमारी माँओं बहनों के लिए, बुजुर्गों बच्चों के इलाज के लिए मौजूद होता, उसको बिल्कुल इसको अस्पताल को इग्नोर कर दिया गया। और इसकी और कोई वजह नहीं थी, एक वजह थी कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में इस अस्पताल की एक्सटेंशन का एक पूरा मंसूबा बनाया गया और सिर्फ इसी एक मकसद के लिए उन्होंने कि कहीं नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का नाम ना आगे चला जाए। इससे बड़ी कोता अंदेशी और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा एक हसद की एक आग और क्या हो सकती है कि जिससे दुखी इंसानियत, वो लोग दवाई इलाज न मिलने की बना पर वो कब्रों में धकेले जा रहे हों और यहाँ पर सियासत की जा रही हो, इससे मैं समझता हूँ कभी हरकत और कोई हो नहीं सकती जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज मैंने अभी अस्पताल का दौरा किया है, ये भी ज़ेर तकमील है और मुझे बताया गया है कि इंशाअल्लाह 30 सितंबर को इस साल ये अस्पताल अपने तकमील के मराहिल तय कर लेगा और इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा एक जो एक अवामी खिदमत का एक मंसूबा है और दुखी इंसानियत के लिए एक बहुत खुशी का पैगाम है, वो ये मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह यहाँ पर लोगों का इलाज, दवाई, उन सबको इंशाअल्लाह यहाँ पर मुहैया होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि नौजवान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ ये तकमील के मराहिल मुकम्मल कर रहा है। जो पिछली हुकूमत बनी थी एक बड़े थोड़े अरसे के लिए हमजा शहबाज शरीफ की सरबराही में, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो उनकी हुकूमत के साथ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इसको दिन रात इसके लिए काम कर रही है। मैं मोहसिन नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि वो एक दिलचस्पी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक दुखी इंसानियत के लिए एक जज्बा रखते हैं उसके साथ, और उनकी टीम जिनमें चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं और हमारे अली जान, किधर अली जान, इधर आओ, बड़ी मेहनत की है। ये बहुत कमाल का लड़का है, मैं इसको 10-15 साल से जानता हूँ, बहुत ही माशाअल्लाह एक डेडिकेटेड
पब्लिक सर्वेंट है। इनकी जो ये सेक्रेटरी हेल्थ हैं कमिश्नर मुल्तान, वो कहाँ हैं? कमिश्नर मुल्तान, उनकी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुपरवाइजरी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको निभा रहे हैं। और जो आईडैप के जो सोहेल साहब, वो किधर हैं? सीईओ। ये आईडैप इदारा ये मैंने बनाया था, ये एक्चुअली CNW का मुतबादिल था। बहरहाल ये अलहदा कहानी है। आईडैप एक बड़ा एक फुली कैपेसिटेटेड इदारा है जो इन कामों के लिए बनाया गया था। तो उनके ये सीईओ हैं, उनको भी मैं, सोहेल साहब, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेक्रेटरी CNW वो कहाँ है? वो भी यही है जी, दोनों चार्ज इनके पास हैं। दोनों चार्ज हैं। ही इज़ वेयरिंग 2 हैट्स। तो बहरहाल ये टीम और फिर जो दर्जा बदर्जा अस्पताल के जो यहाँ पर मामूर जो अमला है, वाइस चांसलर साहब का, जो यहाँ पर जो मेडिकल टीम के हेड हैं और तमाम मुतल्लिका इदारे, मैं उन सबको मैं तासीन पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि मशीनरी बाहर से काफ़ी हद तक आ गई है। तो इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि ये अस्पताल 30 सितंबर को इंशाअल्लाह अपने तकमील के मराहिल मुकम्मल करेगा और यहाँ पर जो बीमार लोग जो शफायाब होने के लिए वो तरस रहे हैं, अल्लाह के फजल से वो अस्पताल से पूरी तरह वो फैज़याब होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अस्पताल जल्द जल्द मुकम्मल हो। और यहाँ पर चूँकि ज़मीन काफ़ी है, मेरा यह इरादा है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुफ्तगू करूँगा कि यहाँ पर हम एक मेडिकल सिटी बनाएं, जो कि काफ़ी ज़मीन है। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह आपसे अलहदा बात करूँगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। और ये है तस्वीर कशी, ये है वो तकाबली जायज़ा उस हुकूमत का जिसके सरबराह दिन रात चोर डाकू की गर्दान उनकी ख़त्म नहीं होती थी। उनको वक्त मिलता तो ऐसे अजीम इदारे जो कि अवाम के लिए बनने थे, जिनकी तमाम जो लीगल जो प्रोसीजरल तमाम कोर्टल फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल हो चुकी थी, अरबों रुपए नहीं खरबों रुपए उनके पास थे, तौफीक नहीं हुई, टांग पे टांग रख के बैठे रहे और जहाँ चोर डाकू का दिन रात जो नारा लगाना था लगाते रहे और पाकिस्तान इस तरह बर्बाद होता रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन की नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो द होल ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी तमाम कुव्वतें बुरकार लाएगी। मगर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 30 सितंबर की जो डेट उन्होंने दी है इंटरिम गवर्नमेंट के सरबराह ने, ये इंशाअल्लाह ज़रूर पाए तकमील पर पहुँचेगी और ये कंप्लीट होगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से हम सब दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह इस अस्पताल को मुकम्मल करा के इसका अजर और इसका सवाब उन तमाम लोगों को मिले जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है, वन वे और दी अदर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निश्तर 2 अस्पताल का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में खिताब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमने इस मंसूबे का ऐलान 2018 में किया था। 4 साल में PTI ने तमाम मंसूबे बर्बाद कर दिए हैं। 4 साल तक अस्पताल की तामीर को नज़रअंदाज किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की निश्तर 2 में मीडिया से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं है कि दुखी इंसानियत जो है वो अद्वियात के लिए तरस रही थी। अवामी खिदमत का ये मंसूबा बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे, लोगों को यहाँ अद्वियात मैसर होंगी। उन्होंने मजीद कहा है कि वज़ीर आला ने बहुत अहसन तरीके से अपना किरदार अदा किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि दिलचस्पी के साथ दुखी इंसानियत के लिए उन्होंने जज्बा रखा है और बहुत अहसन तरीके से इस मंसूबे को मुकम्मल किया है। बताया जा रहा है कि 2018 में इस मंसूबे का ऐलान किया गया था और तमाम मुतल्लिका अदारों को वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी है और कहा है कि अल्लाह के फजल से अस्पताल से तमाम लोग फैज़याब होंगे।
उन्होंने मजीद कहा है कि यहाँ एक मेडिकल सिटी भी बनाया जाएगा और इस बारे में बातचीत भी होगी। पाकिस्तान ज़रूर आगे बढ़ेगा और इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी 30 सितंबर की जो डेट दी थी उस पर हिकमत अमली होगी और काम मुकम्मल किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है और कहा है कि इस मंसूबे का ऐलान 2018 में किया था। 4 साल में PTI ने तमाम मंसूबे बर्बाद कर दिए हैं। 4 साल तक हस्पताल की तामीर को नज़रअंदाज किया गया है। वज़ीर आज़म ने निश्तर 2 में मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं कि इंसानियत जो है वो दुख इंसानियत जो है वो अद्वियात उनको मैसर नहीं थी और वो दुख में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने बाकायदा पूरे अमले को मुबारकबाद दी है। 2018 में इस मंसूबे का ऐलान किया गया था। तमाम मुतल्लिका अदारों को वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी है और कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहुत दिलचस्पी के साथ दुखी इंसानियत को तो इस तरह की जब हम एग्रीमेंट करेंगे तो उस सूरत में फिर कैसे अवाम तक उसके जो है बेनिफिट जाएंगे। फिर अच्छा हम बहुत शोर मचाते हैं कि कोई फिजिकल स्पेस मिले, कोई हमारे रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो। तो ये जितने भी पॉलिटिशियन बैठे हैं वो सारे वही हैं या आपस में भी इनके लिंक होते हैं। अच्छा, इनकी शादियां भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिशियन, जर्नल, जजेस। अच्छा ये फिर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनने देते जिसका बर्डन इन रिच लोगों के ऊपर आए। सारा एक जो है आम बंदा है, गरीब बंदे के ऊपर आदमी को निचोड़ा जा रहा है। अच्छा, जिस तरह अभी बहुत सारे टैक्सेस में एकदम से इजाफा कर दिया गया है कि आपके जो है आपकी जरूरियात की जिंदगी, जिस तरह आप ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप कुछ कहीं खाना खा रहे हैं, कुछ भी हर लिहाज से एक आम बंदा जो है वो पिस रहा है। इन टैक्सेस से मईशत को क्या फायदा होएगा? एक आम बंदे के ऊपर क्या बर्डन डाल? टैक्सेस इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये वर्टिकल सिस्टम है, इसे हॉरिजेंटल होना चाहिए। यानी आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, टैक्स रेट को मत बढ़ाएं। हमारे यहाँ हम टैक्स रेट को बढ़ा दें, यानी जो फंस गए हैं ना उस नेट में, उसी के ऊपर हम बर्डन को बढ़ाते जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टैक्स नेट मिलाएं। कितने ऐसे शॉपकीपर हैं जो 1000 रुपीज का प्रॉफिट डेली अर्न करते हैं। मैं तो बाद में देखता हूं मेरे घर के सामने, पहले अब तो मैं शिफ्ट हो गया हूं वहां से यूनिवर्सिटी, तो पहले ये मैं रशीदाबाद के पास मेरा घर था, तो सामने एक रिवाड़ी मोहल्ला है, वहां फूड स्ट्रीट है, वहां एक रेडी वाला भी मेरे ख्याल में मंथली लाखों में अर्न करता है। उनके कई कई घर हैं जो वो उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं, लेकिन दे आर कंसीडर्ड पुअर, कोई टैक्स नहीं देते। बल्कि एक से तो मैंने पूछा, यार तुम इतना सारा पैसा कमाते हो, नाम का ये है कि रेडी है, तो वो कहता नहीं टैक्स तो मैं भी देता हूं। मैंने कहा कैसे? ये नो हाउ आप देखे, उनके कहता मैं बिजली पे देता हूं, मैं गैस पे देता हूं। तो मसला ये है कि IMF आपको ये नहीं कहता कि आप टैक्सेस जो है वो आप अपने जो है गरीबों के ऊपर बोझ बढ़ाएं। वो सिर्फ ये कहता है कि हमसे जो आपने लोन लिया है उसकी पेमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, हर सूरत में वो रीपे होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के लिए तरीका तो ये होना चाहिए ना कि वो डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा, हमारे यहाँ तो 20-30% डायरेक्ट टैक्स है, बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है 11%। उसका सारा ये फिर जो है टॉपिक ऐसा है कि जाहिर सी बात है मईशत के हवाले से बात करते जाएं तो बहुत लंबी हमारी डिस्कशन हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। बहुत कम टाइम में खैर जो है वो बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई। इसके साथ ही नाजरीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।